नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ पवन में। साथियों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथियों, आज हम सीटेट के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो ये आपको बहुत साधारण लगेगा, लेकिन दोस्तों मैंने इसे 3-4 कोचिंगों और की नोट्स और कई बुकों से संकलित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं उद्यान। पहला है वन्यजीव। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, किंतु जीवों का अधिवास 5% है। जी हाँ, जीव केवल 5% में रहते हैं और भारत का जो क्षेत्रफल है वह संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। पौधों की 15,000 प्रजातियाँ तथा जीवों की 75,000 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कीटों की प्रजाति होती है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। ये इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपको ये स्काई कलर में दिख रहा है वो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको कृपया कहीं नोट कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय जीव दिवस अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और वो सप्ताह होता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। जी हाँ, राष्ट्रीय जीव दिवस जो सप्ताह होता है वो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होता है। पहले 6 अक्टूबर को विश्व वन प्राणी दिवस मनाया जाता था, किंतु 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जी हाँ, पहले 20 दिसंबर 2013 के पहले 6 अक्टूबर को विश्व वन प्राणी दिवस मनाया जाता था, किंतु इस डेट के बाद से 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जंगलों से घिरे हैं। वनों में विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो जीव होते हैं उनकी गिनती के लिए वनों में उनके पगमार्क तकनीकी का उपयोग किया है। जैसे हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट होते हैं, वैसे ही उनके पैर में फिंगरप्रिंट होते हैं, तो उसको उनके पगमार्क को चिन्हित करके और इसी के द्वारा उनकी संख्या का गिनती होता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। देहरादून में क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार वन्यजीवों के क्षेत्रों में खोज वन्यजीव संरक्षकों अधिकारियों को वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार को वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और ये किन्हें दिया जाता है? तो वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए खोज वन जीव संरक्षकों अधिकारियों को। अगला बिंदु है वन्य एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए राजस्थान में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो वन्य एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए। और कहाँ? राजस्थान में। अगला बिंदु है पर्यावरण वन एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्ष मित्र इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को एक संस्था को दिया जाता है जो वनीकरण एवं बंजर भूमि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जी हाँ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्ष मित्र इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृक्ष मित्र इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार कौन देता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और यह ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो वनीकरण यानी कि वन लगाने में और बंजर भूमि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला बिंदु है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुस्तक सरला। जी हाँ, ये पहले भी पूछ चुका है, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी। सरला जो उत्तराखंड की थी उनके द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम संरक्षण एवं विकास है। जी हाँ, सरला जी द्वारा, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम संरक्षण एवं विकास है।
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये तो बाल विकास में भी पूछा जाता है और पर्यावरण दोनों में। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन साहब ने लिखी है। अगला बिंदु है भारत के संकटाग्रस्त या संकटापन्न या फिर संकटाग्रस्त। भारत के संकटाग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों की सूची में लाल पांडा, जंगली सुअर, भालू, ऊदबिलाव, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गेंडा, जंगली गधे आदि हैं जो भारत में विलुप्त की कगार पे खड़े हैं। और यह रेड डाटा बुक में सूची को प्रदर्शित किया जाता है जो विलुप्त हो रहे हैं। रेड डाटा बुक को IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये टॉपिक आपको मैंने पहले वाली वीडियो में भी बनाया था, जिसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, और आप वहाँ से देख सकते हैं। जी हाँ, किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक क्षेत्रों में 50 वर्षों तक न दिखे। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, जिसका फुल हाफ नाम है WWF, और यह स्विट्जरलैंड में है, इसका प्रतीक पांडा है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि WWF या फिर वन्यजीव संरक्षण संस्थान संरक्षण कोष का प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक पांडा है। इसका WWF का फुल फॉर्म देखिए, एक होता है हिंदी में विश्व वन्यजीव संरक्षण संस्थान कोष, विश्व वन्यजीव संस्थान संरक्षण कोष। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या फिर वर्ल्ड वाइड फंड, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल के ऑप्शन में यही दिखेगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पहले था इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड। अगला बिंदु है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण का कार्य करती है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि UNDP इसका फुल फॉर्म बताइए, तो UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यह कैसी संस्था है, तो यह वन्य जीव संरक्षण का कार्य करती है। पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की मान्यता देने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू किया गया है। इसका यही है कि अगर जो भी व्यक्ति जंगलों में 25 वर्षों या 25 वर्ष या फिर 25 वर्ष से अधिक तक अगर वहाँ पे निवास किया है तो वह उसका क्षेत्र हो जाएगा, मतलब वो उसकी ज़मीन हो जाएगी। मैंने इसके बारे में डिटेल में इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। हमारा घर हमारा वन योजना हिमाचल प्रदेश में चली थी। जी हाँ, हमारा आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि हमारा घर हमारा वन योजना कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की है। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, और इससे पहले इसका नाम हेली था, हेली नेशनल पार्क। उससे पहले था रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि जिम कॉर्बेट में ही या फिर हेली नेशनल पार्क में ही या फिर रामगंगा नेशनल पार्क में रामगंगा नदी बहती है। तो आप, और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको तीनों नाम याद करने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन कहीं से भी अगर पूछे तो आप वहाँ से आराम से बता दें। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। अगला है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। गिर वन संरक्षण क्षेत्र का स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह का संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। जी हाँ, गिर में क्या मिलते हैं, तो वहाँ पे बाघ हैं जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बब्बर शेर और कहाँ मिलते हैं। या फिर अगला बिंदु है दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, और इसका है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। अगला है बांदीपुर
राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया था। जी हाँ, कर्नाटक में आपसे पूछेगा कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का कब टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। आपको राष्ट्रीय उद्यान भी याद करना है और ये कहाँ पड़ता है उसको भी याद करना है, दोनों आपको याद करना है, और उसमें कौन पाया जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछेगा कि एक सींग वाला गैंडा सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो असम में मिलता है। तो और किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। तो काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे और भारतीय बाघ भी पाए जाते हैं। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। जी हाँ, बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछेगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको जवाब देना है मध्य प्रदेश में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में है। आपसे पूछेगा कि देश का या फिर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना है अंडमान निकोबार में, और इसका नाम साउथ बटन है। अगला है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस नेशनल पार्क है। जी हाँ, हिमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है। यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता है कि लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क भी है और लद्दाख सबसे ऊपर स्थित भी है। तो इसी से आप रिलेट करके इसको आराम से याद कर सकते हैं। पहला बाघ अभ्यारण्य सरिस्का है जो राजस्थान में है। तो ऐसे क्या समझ में आता है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जवाब देना है मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो यह है आंध्र प्रदेश में और इसका नाम नागार्जुन सागर है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ, ये इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो इसको आपको याद कर लेना है, केमिल लामजाओ, और ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। जी हाँ, आपको याद करना है कि सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में। अभ्यारण्य अलग होता है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क अलग होता है। अब चलते हैं कुछ पौधों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। नेफेंथिस, तो नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये सीधे सीधे पूछेगा कि नेफेंथिस कहाँ पाया जाता है। यह पौधा कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घोड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर चले जाते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है तो फंस जाते हैं। नेफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी मैंने टॉपिक अपने पहले वाली वीडियो में डाला था, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उसमें फ़ोटो सहित है। अगला है बरगद। जी हाँ, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं जो लटकता रहता है। आप देखे होंगे कि जो पेड़ होता है बरगद का, उसमें से ऐसे 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 कई सारे जो शाखाएं निकले रहती हैं, उसको उस पौधे की वो जड़ें होती हैं जो टहनियों के माध्यम से निकली रहती हैं। तो बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आपको पता होगा कि बरगद बहुत विशाल होता है, तो इसीलिए उसको मजबूती देने के लिए प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है। अगला बिंदु है रेगिस्तानी ओक। जी हाँ, सॉरी, रेगिस्तानी ओक। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में
रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 3 फीट तक होती हैं। जब पानी तक न पहुंच पाए तो पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जो पानी होता है वो पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग तने में छोटा सा होल करके और उसमें से वो पानी निकाल लेते हैं। तो आपसे पूछेगा कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। और इसकी लंबाई 11 से 12 फीट होती है। और इसमें कहाँ पानी जमा होता है, तो इसके तने में जमा होता है। इसकी जड़ें भी महत्वपूर्ण है कि इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर कितनी जाती हैं। अगला बिंदु है जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 वर्षों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहें वह उगा सकते हैं। अभी ऊपर आपको बताया था मैंने जंगल अधिकार कानून के बारे में। कृषि, अब अगला बिंदु है कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल है। यहाँ कृषि में केवल कृषि ही नहीं, उसमें पशुपालन भी शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। और भारत को आप लोग जानते ही हैं कि कृषि प्रधान देश कहा जाता है। एग्रीकल्चर, जी हाँ, एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसमें खेती भी होती है। इसे या फिर कृषि को ही खेती कहते हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। एक ही प्रकार के फसलें उगाने और उसमें केमिकल का यूज करने से ज़मीन जो है बंजर हो जाती है। जी हाँ, एक ही प्रकार की फसलें उगाएं या फिर उसमें केमिकल डालें तो ज़मीन बंजर हो जाएगी। अब आते हैं कृषि पशुपालन। इसमें कृषि भी रहेगा और नीचे पशुपालन भी है, दोनों बिंदु एक ही में है। और ये आपको विभिन्न फसलों को ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाएगा। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुआई होती है। पहला है रबी की फसल। तो और आप देख लीजिए, पहले रबी की फसल है, फिर खरीफ की फसल है, फिर जायद की फसल है। और ये नगदी फसल होता है, ये तीनों से अलग होता है, ये नगदी फसल। तो आप देखिए रबी की फसल, तो आप देख सकते हैं रबी की फसल, तो आप ऐसे समझिएगा कि रबी एक आपका दोस्त है और वो ठंडी के सीज़न में आया। तो आपको पता होगा कि अक्टूबर नवंबर में ठंडी पड़ती है, तो रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। और अब इसकी ट्रिक देखिए, तो रबी की फसल में कौन कौन से जो फसलें हैं वो आती हैं, उसके लिए ट्रिक है। आज सच में राई में गेम खेला। जी हाँ, राई का खेत है कोई और उसमें किसी ने गेम खेला, तो वही आज कह रहा है कि आज सच में राई में गेम खेला। तो आ से हो जाएगा आलू, जौ से जौ, सौ से सरसों, चौ से चना, में का वैसे ही रहने दीजिए, ये अपवाद है में। फिर राई का राई हो गया, गौ से गेहूँ हो गया, मौ से मटर हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर। अगला है आपका खरीफ की फसल। तो दोस्तों अगर रबी ठंडी के मौसम में आया तो उसी से रिलेट कर लीजिएगा कि खरीफ की फसल गर्मी में बुआई जाती है। इसकी बुआई देखिए, सॉरी ये टून हो गया है, ये होना चाहिए जून। दोस्तों ये जून है, तो इसकी बुआई जून से जुलाई के मध्य की जाती है, जबकि कटाई अक्टूबर से नवंबर के मध्य होती है। तो आप इसी से समझ लीजिएगा कि अगर रबी की फसल को ठंडी में, अगर आपका रवि नाम का दोस्त ठंडी में आता है तो खरीफ कब आएगा, गर्मी में आएगा। तो अब खरीफ की फसल की ट्रिक जान लेते हैं। तो इसका है अरे गधा बाजा मत बजा। इसका ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। तो अ से हो जाएगा अरहर, ग से गन्ना, धा से धान, ब से बाजरा, जा से ज्वार, म से मक्का, त से तिलहन। जी हाँ, इतनी सारी फसलें खरीफ में होती हैं। अब अगला बिंदु है
कपास के, अच्छा इसी में देख लीजिए कपास भी था, तो एक होता है कपास और उसमें एक उसकी प्रकृति होती है बीटी कपास। तो पहले ये जान लीजिए कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी महत्वपूर्ण है। ये आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो आप जवाब देंगे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, यह स्वतः ही कीटों से अपनी रक्षा करता है। यह बीटी कपास होता है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, आपको यही याद रखना पड़ेगा, इसकी सारी लाइनें महत्वपूर्ण है। बीटी कपास क्या है, तो ट्रांसजेनिक पौधा है, यह स्वतः कीटों से अपनी रक्षा करता है और ये रक्षा करने का गुण इसमें बेसिलस थूरिन जो जीन है इसमें, उसके जीवाणु के कारण आया है। अगला बिंदु है जायद की फसल। यह मार्च से जुलाई के बीच उगाई जाने वाली फसल है। इसकी प्रमुख फसल तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, नाशपाती आदि विभिन्न प्रकार की हैं। तो देखिए जायद की फसल है वो, अब इसी से समझिए कि रबी की फसल है, तो रबी ठंडी में आता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बीच में रोका जाता है, खेती नहीं होती है, तो उस टाइम जायद की फसल को बो दिया जाता है, तो जो मार्च से जुलाई के बीच में होती है। अब जायद के लिए ट्रिक देख लीजिए, तो जायद की ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। जी हाँ, ताऊ खीरा खाकर मरे। ता से हो जाएगा तरबूज, ऊ से उड़द, ख से खीरा, खीरा से खीरा हो गया, खाकर में ख से खरबूज, क से कांकर, र से राई, मरे से मूंग हो गया। और नकदी का है ये जो बोनस है, नकदी का जान लीजिए, तो कागज़ में तंबाकू, कोई लड़का है वो कागज़ में तंबाकू रखा है, तो क से कपास हो जाएगा, ग से गन्ना हो गया, ज से जूट हो गया, तंबाकू से पूरा तंबाकू हो गया। अगला बिंदु है, और ये जान लीजिए कि जो गन्ना है वो नकदी कृषि में आती है, क्योंकि गन्ना तुरंत काट करके बो करके और फिर उससे पैसा प्राप्त कर लिया जाता है। गन्ना रबी, खरीफ एवं जायद तीनों में आती है। आपको पता होना चाहिए गन्ना पूरे साल, पता नहीं 3 या 4 साल तक लगातार अपने आप उसको काटते जाएंगे, वो जमता जाता है, तो इसीलिए तीनों में आता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में हुई। पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कर दिया गया। वर्तमान में यह उत्तराखंड में है। जी हाँ, उत्तराखंड में है। कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। पहले उत्तर प्रदेश में था, जब उत्तर प्रदेश टूटा तो उत्तराखंड हुआ, तो अब ये उत्तराखंड में हो गया। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में है। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय है कृषि से संबंधित, तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, और ये फैजाबाद में है। दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय जो कानपुर में है। तीसरा है सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। आप लोग गए होंगे लखनऊ तो देखे होंगे कि वहाँ पे है कृषि अनुसंधान केंद्र। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी संस्थानों, जो ऊपर मैंने संस्थान बताए, इन सभी संस्थानों में बीजों का शोधन किया जाता है तथा संकर प्रजाति के बीज विकसित किए जाते हैं। जी हाँ, बीजों का परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, उस पर बहुत सारी शोध किए जाते हैं और उनसे संकर प्रजाति के बीज विकसित किए जाते हैं। संकर का मतलब है कि 2 अलग अलग प्रजाति के बीजों को मिला करके एक बनाया जाता है बीज, तो वही संकर प्रजाति होती है। और अब आगे जानते हैं प्रजनक बीज। तो इस प्रकार के बीज के पैकेट नीले रंग का लेबल लगा होता है। जी हाँ, प्रजनक जो बीज होते हैं उनके पैकेट नीले रंग का पैकेट पे नीले रंग का लेबल लगा रहता है, जो सील किया जाता है नीले रंग के लेबल लगा करके। यह अधिकृत प्रजनक की सीधी देखरेख में तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज, तो यह बीज जिसमें यह पैक किया जाता है उस पैकेट पर टैग नीले रंग का लगा होता है। जी हाँ, प्रजनक बीज में पीले रंग का टैग लगा रहता है, प्रमाणित बीज में नीले रंग का लगा होता है, जिसमें संस्था के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर होता है। अगला बिंदु है आधार बीज। जी हाँ, आधार बीज के पैकेट में दूधिया रंग का लेबल लगा होता है, जिसमें संस्था का नाम सफ़ेद टैग पर होता है।
इसमें ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिएगा कि किस प्रकार के बीज पर किसका टैग लगा रहता है और किस रंग का होता है। अब देखिए, दशहरी और नीलम प्रजाति के आम को प्रजनक करके या फिर मिश्रित करके आम्रपाली आम को विकसित किया गया। यह कार्य प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी.के. मजूमदार ने 1971 में किया था। केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोंडा केरल में है। ये आपसे सीधे पूछ सकता है कि केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कहाँ है, तो कासरगोंडा केरल में है। जब किसान खेतों में बार बार जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बार बार करता है तो भूमि बंजर हो जाती है तथा प्राकृतिक रूप से मिट्टी ऊसर हो जाती है। ऊसर रे या कलर हो जाती है, तीनों एक ही बात है, ऊसर रे या कलर हो जाती है। इसके सुधार के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि हरी खाद के रूप में ढैंचा का प्रयोग किया जाता है। इसमें हरी खाद जो है उसका तात्पर्य लेमुनस पौधे की हरी फसल उगाना है। और देखिए, इसमें भी महत्वपूर्ण है, आम की बीज रहित प्रणाली का नाम आम की जो बीज रहित प्रजाति है उसका नाम सिंधु है। अगला बिंदु है, शुष्क या ऊसर मिट्टी में लवणता सारंद्रता ज़्यादा होती है। हाइग्रोस्पेलिक लवण ज़्यादा लवण शोषित करते हैं। हाइग्रोस्पेलिक जो लवण होते हैं वो ज़्यादा लवण अवशोषित करते हैं। गुजरात का सबसे बड़ा लवणीय भूमि है। गुजरात में सबसे बड़ी लवणीय भूमि है। लवण का मतलब नमक, NaCl। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। ये पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रासायनिक उर्वरकों का निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठेकेदारी कृषि में पंजाब आगे है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रमुख है। गेहूं के दाने से और गेहूं का उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है। और गेहूं से और भूसा, जो गेहूं को जब भूसे और गेहूं के दाने में अलग किया जाता है तो उसकी क्रिया को निष्पावन या थ्रेसिंग कहलाती है। इसकी हिंदी जरूर से याद करिएगा, निष्पावन। मिश्रित कृषि, तो जी हाँ, मिश्रित कृषि क्या होती है, तो जब पशुपालन एवं कृषि दोनों एक ही फॉर्म में किया जाता है तो वो मिश्रित कृषि कहलाती है। अब अगला बिंदु है झूम खेती। इस खेती का अन्य नाम है स्थानांतरित खेती। तो झूम खेती का यह तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो भी बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस काट कर गिरा देते हैं और जला देते हैं। यह राख ज़मीन पर खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधे जंगल को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जब भी इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से खोद करके और बीज छिड़क दिए जाते हैं। देखिए, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीजे जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें केवल काट करके गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं और ज़मीन उपजाऊ बनती रहे। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहते हैं। देखिए, झूम कृषि के 3 नाम हो गए, एक झूम कृषि हो गई या फिर झूम खेती हो गई, एक स्थानांतरित हो गई और एक जनजातीय कृषि भी हो गई। देखिए, अगला बिंदु है, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। या पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आदि प्रदेशों में की जाने वाली कृषि है। इसमें खरपतवार को जलाकर नष्ट कर देते हैं। एक ही खेत में अनेक प्रकार की फसल एक ही साथ उगाया जाता है। अगला बिंदु है, फसल कटने के पश्चात कुछ दिनों के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया 2 से ज़्यादा बार अपनाई जाती है। प्रख्यात नागा और खासी जो झूम खेती करते हैं वो उसमें नागा और खासी जाति के लोग इस प्रकार की खेती करते हैं। यह खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जाहिर सी बात है कि जब इसको काटा जाएगा, जलाया जाएगा तो इससे पर्यावरण को हानि पहुंचेगी, तो इसीलिए यह खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक है। गन्ना उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। सरसों उत्पादन में राजस्थान है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश में है। देखिए, जो सबसे अग्रणी राज्य है उसका टॉपिक बनाया हूँ मैं। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश,
सोयाबीन प्रोटीन का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, ये तो आपको पता ही होगा। सोयाबीन, सरसों, दाल, चना, नीम द्विबीज पत्रीय बीज होते हैं। आगे का बताने पे दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे का टॉपिक मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा और इसका PDF अपने चैनल पे डाल दूंगा, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।